नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम नई वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के टारगेट करके हमने बनाई है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि संसद विधि बनाकर किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा की समाप्ति या उत्पत्ति कर सकती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का दूसरा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 338 और 338 ए, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334 और अनुच्छेद 339। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए में किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है तीसरा। आज का तीसरा प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बार बार पूछ लेता है। ऑप्शन में है अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 139। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में कर सकता है। आगे चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है चौथा। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में अक्सर पूछता रहता है। ऑप्शन में है 1861, 1851, 1871 और 1881। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है 1861। 1861 में भारत में बॉम्बे, मद्रास तथा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है पांचवा है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज इसको आप लोग राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन में है के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है बलवंत राय मेहता। मित्रों, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये अक्सर पूछता है। पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता के स्थान में ग्रामोद्योग समिति का गठन किया गया था। आगे चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य हैं। ऑप्शन में है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सेकंड है जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। थर्ड है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और फोर्थ है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत राज अधिनियम के तहत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया है और सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो कि है हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है आज का मित्रों कि आज का सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ऑप्शन में है 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है 9वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इस संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है आठवां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, सेकंड है इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, थर्ड है परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है, और चौथा है इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। आगे चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 9वां। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन में है राजीव गांधी द्वारा, सेकंड है विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, थर्ड है नरसिम्हा राव द्वारा, और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है नरसिम्हा राव द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति 1991-92 में घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 10वां। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। ऑप्शन में है प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत के आधार पर मालिक स्वयं को कंपनी का मालिक नहीं समझता, अपितु वह कंपनी का मात्र न्यास या धरोहर मानता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो यह 11वां। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बार बार पूछता है। ऑप्शन में है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 12वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ऑप्शन में है गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। इस प्रश्न के विषय में बता दूं मित्रों, यह प्रश्न छोटी बड़ी हर परीक्षा में लगभग हर साल पूछता है। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है हरे पौधे। ऐसे जैविक घटक जो अपने भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये घटक सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बन मुक्त कर भोजन बनाते हैं, उनमें हरे पौधे आते हैं। आगे चलते हैं अपना 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है अमोनिया तथा ओजोन, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है कार्बन तथा नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 14वां प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में है मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। मित्रों, यह पीसीएस में 4 बार पूछ चुका है, यूडीए में भी 2 बार पूछा है, लोअर में भी 1 बार पूछा है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है महासागर। मित्रों, आपको बताता चलूं कि कुछ बुक में इसको मरुस्थल दिया गया, परंतु जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है महासागर। महासागरों में सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि महासागरों में जातियों की सर्वाधिक विविधता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में जातियों की जितनी अधिक विविधता होती है उसकी स्थिरता उतनी ही अधिक होती है। आपको चलते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है रेड डाटा बुक में। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में संकटाग्रस्त सूची में लाल पांडा, जंगली शुअर, भालू, उड़ने वाली गिलहरी, गैंडा, एक सिंग वाला गैंडा और जंगली गधे शामिल हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है 16वां है आज का हमारा, जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन में है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है मित्रों उपयुक्त सभी, मतलब कि जलवायु परिवर्तन का कारण ये सभी है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 17वां प्रश्न है,
निम्नांकित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ऑप्शन में है फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट, अमरबेल। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है लाइकेन। इसके पहले ही मैंने अपने 6वें 7वें वीडियो में इसकी व्याख्या भी की है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन में है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा भी वायु प्रदूषण का एक रूप है। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करने लगती है तथा औद्योगिकरण से उत्पन्न नाइट्रिक ऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता वायु में बढ़ जाती है, तो ये गैस सूक्ष्म जल कणों के रूप में वर्षा करते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 19वां प्रश्न की तरफ। 19वां है आज का हमारा प्रश्न। निम्नलिखित वायु प्रदूषण में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है एस्बेस्टस धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 20वां। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन में है अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगे। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है पराबैंगनी। ये तो आपको मालूम होगा क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 21वां प्रश्न है। किस स्तर कोष्टक में है डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछता है। 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल। मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर वो है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 22वां प्रश्न है। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है 15 से 60 वर्ष आयु, 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह, 30 वर्ष से ऊपर आयु और 0 से 14 वर्ष आयु समूह। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह। जनसंख्या के पिरामिड में 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह आश्रित आबादी के रूप में जानी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 23वां। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है सतलज, रावी, चेनाब, व्यास। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है सतलज। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत के समीप स्थित राक्षस ताल है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 24वां। राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु को आदम ब्रिज भी कहते हैं। मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में धनुषकोटी, मंडपम, पंबन, रामेश्वरम। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है धनुषकोटी। किसी बुक में धनुषकोटी की जगह धनुषकोडी भी दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, और ये अक्सर ही लोग गलत कर देते हैं। ऑप्शन में है आकाशगंगा, नक्षत्र, सौर मंडल, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार आप लोग गलत करके आते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। मित्रों, 25 प्रश्नों की आज श्रृंखला हमारी समाप्त है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे प्लीज आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।